सरकार को लॉस नहीं हुआ, आम जनता को लॉस हुआ है। मैम जब 2000 की नोट ही नहीं तो एक्सचेंज करने का सवाल ही नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज से 2000 के नोट बदलने और जमा करने की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर है। मतलब अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आपके पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। अगर आप 2000 का नोट बदलने बैंक जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, आज मैं अपने इस खास शो में आपको हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन दूंगा। इसलिए आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है, क्यों 2000 के नोटों को बंद करने की जरूरत पड़ी? आखिरकार सरकार का मकसद क्या है और क्या पहले की तरह इस बार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? हर एक सवाल का अगले 1 घंटे में आपको जवाब मिलेगा। लेकिन इसके पहले आम जनता से लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, एक बार सुनिए। इस वजह से जो भी निर्णय लिया अच्छा निर्णय। नहीं मेरे तो इस्तेमाल में नहीं था बिल्कुल भी। मैंने तो साल हो गए, महीने हो गए, देखा ही नहीं 2000 का नोट। जो लोग अपना पैसों को दाबते हैं वो नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बढ़िया फैसला। आम आदमी पे तो कोई असर पड़ना नहीं है। इतना बड़ा नोट किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आप किसी भी संपन्न इकोनॉमी को देखते हैं तो वहाँ पे भी इतने बड़े नोट संचलन में नहीं है। आम आदमी से काल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मजदूर और किसानों वगैरह के पास 2000 का नोट बहुत ही कम है। 2000 का पहले मिलता था, लेकिन आज के तारीख में एक भी 2000 का नोट मिलता नहीं। तो हम लोग दुकानदारों को छुट्टों की भी बहुत तकलीफ होती थी और कभी कभी नकली भी आ जाते, बहुत दिक्कत भी हो जाती थी। कहीं ना कहीं इस पे टेरर फंडिंग पे काला बाजारी पे इस पे लगाम लगेगी। जो भी फर्क पड़ेगा बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट पे फर्क पड़ेगा, राजनेताओं पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम जनता के पास 2000 के ये नोट हैं ही नहीं। इससे आम जनता को थोड़ी तकलीफ होने वाली है, बट ठीक है, उसको सहा जा सकता है। इस बार गवर्नमेंट ने पिछले बार जो खामियां हुई थी उसको सोच समझ के थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा के दिया है। मोदी जी ने 2 साल पहले बोला था, आपको बोला था ना कि बड़े नोट हैं वो चले जाएंगे। आर्थिक नीति वाले थे, वो यही कहते हैं कि बड़ा नोट निकाल दोगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये आपको मोदी जी जब बोल चुके हैं तो आपको तभी से ध्यान रखना था ना कि 2000 रुपए के नोट इकट्ठे नहीं करने। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब अचानक इसको बंद का कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दिए रहे। 16 में इसको लागू किए, आज 23 में बंद कर दिए। खुद का फैसला है ना, मतलब जैसे थूक के चाटना। मतलब क्यों बंद किए हैं आप? तो आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई, क्या वो बताएं? वो आम आदमी को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी 2000 का नोट है उसकी लीगल टेंडर जारी रहेगी, यानी उसकी कानूनी वैधता बिल्कुल बनी रहेगी। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं। तो अपने पैनल की तरफ चलें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है, क्या 2000 का नोट बंद करना सही है या गलत? हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या इस नोटबंदी से लोगों को दिक्कत हो रही है? क्या लाइन में लोग लगे हैं? 2000 का नोट जब बंद करना था तो लाया क्यों गया मार्केट में? 2000 के नोटबंदी पर इतनी सियासत क्यों मची हुई है? कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये नोट बंद ना हो, या कौन वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब आपने किया तो सही किया? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ विश्वास पाठक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। आदिल खान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। नासिर सलीम साहब, प्रवक्ता इकोनॉमिस्ट भी हैं।
समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और रविंदर गुप्ता सर बैंकर भी हैं और ऑल इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन पे भी हैं मेरे साथ स्टूडियो में। मैं शुरुआत इस डिबेट की आपसे ही करना चाहूंगा रविंदर गुप्ता सर। रविंदर, ये जो एक फिनोमेना है, दो चीजें कि साहब जब बंद करना था तो इस नोट को आप लाए क्यों? प्रिंटिंग कॉस्ट थी, आपने एटीएम मशीन्स तक पहुंचाया, सर्कुलेशन में थी, अब आप कह रहे हैं साहब वापस ले लीजिए, तो इस नोट को छापने की जरूरत क्यों थी? 500 और 1000 की नोट से अगर ब्लैक मनी कर्व हो रहा था, आपने बंद किया, नई डिनोमिनेशंस की नोट लाए, तो क्या 2000 से काला धन नहीं बढ़ा? गुप्ता जी देखिए, इसके प्रश्न के उत्तर के लिए पहले हमको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। नवंबर 2016 में जब नोटबंदी आई थी तो उस नोटबंदी का एक मकसद था, उस नोटबंदी में ये कहा गया था कि टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है और काउंटरफिट नोट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उन नोटों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो 500 और 1000 के नोटों को उस समय बंद किया गया था और अचानक उनको बंद कर दिया गया और उनको टोटल लीगल टेंडर से हटा दिया गया, डिमोनेटाइज कर दिया। उन नोटों की संख्या जो है, सारी सर्कुलेशन में जो नोट थे उसका लगभग 80 से 90% नोट 500 और 1000 के थे। अब जब आपने 500 और 1000 के नोटों को अर्थव्यवस्था से निकाल लिया तो मनी सप्लाई की कमी ना हो पाए, तो इसलिए ये फैसला लिया गया कि 2000 के नोट जो है कि बड़ा नोट है, जो 500 और 1000 के नोट जितने ज़्यादा छापने में समय लगेगा तो 2000 के नोट को अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाए। और उस समय लगभग 89% जो नोट हैं वो 2000 के नोट लाए गए और मार्च 2017 तक जो है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, नवंबर के अंदर जब ये चालू हुआ था, 89% नोट जो है 2000 के जो छापे गए थे पूरी तादाद का उस वक़्त। और चूँकि मनी सप्लाई दी जाए और 60 दिन के अंदर पूरी की पूरी आपकी जो मुद्रा का जो नोटबंदी था उस प्रोसेस को पूरा करना था, तो 2000 के नोट को इस इंटेंट से लेकर आया गया था कि उसको पूरा कर जाए, और उसका केवल एक मकसद था। और उसके बाद धीरे धीरे जो है मार्च आपके 18 तक लगभग इन नोटों की संख्या पूरे सर्कुलेशन की 50% हो गई थी। और उसके बाद 500 के नोट और 200 के नोट, 100 के नोट, ये सारे के सारे जो है मनी सप्लाई के अंदर आपके आने शुरू हो गए, क्योंकि उसका इंटेंट केवल ये था कि इन नोटों को जो एक हमारी जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और धीरे धीरे 2019 के बाद से आपके जो आइडिया है, तर्क, मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। एक बार आलोक जी के पास चलिए। आलोक जी, कांग्रेस का क्या मानना है? आप मानते हैं ये ठीक हो रहा है, जो ब्लैक मनी है वो वापस आएगी? कम से कम पता तो चलेगा 2000 की नोटें कहां हैं, किसके पास है। भले ही आपको कुछ दिखाना नहीं है, लेकिन जमा तो आपको अकाउंट में ही करना पड़ेगा। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है राकेश भाई, ये पहले भी बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और आज भी जल्दबाजी में लिया गया है। सरकार को स्वयं नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। पहले कहा कि अब हम नोटबंदी इसलिए की है कि काला धन खत्म हो जाएगा। आज तक हमें तो पता ही नहीं चला कितना काला धन आया, सफेद आया, पीला आया, नीला आया। इवन आरबीआई को ये नहीं बताने दिया सरकार ने कि इसमें कितना नोट आया। 99.3%। अरे परसेंटेज में क्यों बताते हैं आप? वो भी फिगर डाउटफुल था। 1.25 साल लग गया इनको फिगर लाने में। काला आया, पीला आया, सफेद आया, आज तक किसी को नहीं पता है। मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन दे दो बस, उसके बाद चाहे मुझे क्या वो चौराहे पे लटका देना। क्या बोला था मुझे तो याद भी नहीं है। जापान चले गए, वहां जाके कह रहे देखिए भाइयों बहनों, बेटी की शादी है घर में और पैसा नहीं है। मजाक उड़ा रहे थे, मजाक। पूरे देश को अपने भ्रष्टाचारी पूरी तरह से, कि सब लोग भ्रष्टाचारी हैं जो इसके ऊपर डिस्कशन भी करना चाह रहे हैं। जो लोग इसके ऊपर सवालिया निशान लग रहा है वो उसके पास काला धन है और वो ही जेल जाएगा। जबकि हुआ उल्टा, तमाम लोग जो पकड़े गए वो बीजेपी के लोग पकड़े गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दे सकता, वो इस तरह के उटपटांग फैसले कर रहा है। मुझे मनमोहन सिंह साहब का एक स्टेटमेंट याद है कि ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, और वास्तव में ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, कि सारा पैसा बिल्कुल हर घर से निकाला, बैंकों में गया और फिर वो अपने जो परम मित्र व्यापारी थे उनको दिया गया। पिछले अगर 4-5 साल में देखें आप, तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है, 13.5 के करीब। और उसके बाद 5 से 5.5 लाख करोड़ का। आलोक जी मेरा एक सेकंड, क्योंकि मैं ये चाहता हूं स्पेसिफिक, आपने ऑर्गेनाइज्ड लूट कहा, डिमोनेटाइजेशन को, ठीक है, आपका पार्टी का अपना पक्ष है। मैं ये जानना चाहता हूं ये जो 2000 की सर्कुलेशन वाली नोट हट रही है, इससे राजनीतिक दल के रूप में कोई ऐतराज आपको?
क्योंकि मुझे लगता नहीं बहुत सारे आम आदमी होंगे देश के अंदर जिनके पास 2000 की नोट थी, क्योंकि सर्कुलेशन में थी नहीं, इसीलिए शायद बैंकों के सामने लाइन नहीं लगी है। देखिए, मुझे लगता है लाइन लगी कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर जनता को दिक्कत हो तभी ठीक है, और अगर जनता आदी हो जाए दिक्कत उठाने की तो वो मतलब फिर जाएगी। देखिए, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स है। पहला तो इंडिविजुअल लेवल पे, भाई मैं आज मेरे पास मान लीजिए 50 ही नोट हैं 2000 के, मैं क्यों लाइन में जाके लगूं? मैं क्यों जाकर अपने पैसे जमा करूं? आप अपनी करेंसी चलाते हैं 2016 में 18 में उसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप गलती मानिए अपनी, या तो उस समय गलती हुई थी या आज गलती हो रही है। ठीक है, आप गलती भी नहीं मानेंगे, आपका मोटिव क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। पिछली बार जब नोटबंदी हुई तो 135 बार कानून बदले। तो एक इंडिविजुअली आप हैरास कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन को भी, एक सिंपल आदमी को। मोदी साहब की माताजी का फोटो मुझे याद है, वो भी 2000 का नोट लेकर बैठी हुई थी। उस समय तो आपने इवेंट मैनेजमेंट कर दिया। दूसरा, इकोनॉमी के एंगल से बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। आप देखिए पिछले 3-4 दिन से किस तरह से डिवैल्यूएशन हो रहा है, किस तरह से इंटरनेशनल हमारी मार्केट में करेंसी के ऊपर से फेथ घटता है। न सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, भाई क्यों हटा रहे हैं हम। एक आरबीआई की तरफ से आधा पेज का गजट नोटिफिकेशन आता है और वो हट जाता है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ विश्वास पाठक जी हैं। विश्वास जी, दो चीजें। आलोक जी कह रहे हैं कि साहब वो गलती थी जब आपने 2000 की नोट छापी थी, या आज गलती है जब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब जमा कर दो अब बंद हो जाएगी? देखिए, 2014 में जो डिमोनेटाइजेशन किया था वो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखें तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, चिदम्बरम जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, कांग्रेस को भी काले धन के ऊपर या पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर अटैक करना था, कांग्रेस को भी जीएसटी लाना था। लेकिन इस प्रकार के निर्णय लेने की जो क्षमता चाहिए, उसके लिए नेतृत्व चाहिए जो मोदी जी के पास था। मोदी जी ने करीब करीब 90% सर्कुलेशन में जो करेंसी थी उसको विड्रॉ कर ली काले धन के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, अब जब 90% ब्लड आप शरीर में से निकाल लेते हो तो तुरंत वो रिलीफ देना जरूरी है, इसलिए 2000 की नोट आई। उसी वो कहा था कि ये रिलीफ जो है ये टेम्पररी है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम जब करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका इलाज नहीं होता है, नया ब्लड भी बनना जरूरी है। इसलिए 2000 का काम 2016 में शुरू हो गया था और 2018 के बाद उसका प्रिंटिंग भी खत्म हो गया था। उसी को लेकर जिसको क्लीन करेंसी का कंसेप्ट कहते हैं आरबीआई, उसी को लेकर जो फेज आउट मैनर में 2000 की नोटें जा रही है। किसी भी देश के लिए इतना बड़ा डिमोनेटाइज, इतना बड़ा नोट रहना, करेंसी रहना, ये अच्छा नहीं है। अब यूरोप की बात करो, यूएस की बात करो, वहां पे $100, €100 या 100 पाउंड होते हैं। भारत में भी केवल 500 के रुपए नोट होनी चाहिए, इसलिए चल रहा है। इसमें आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है, जो टैक्स कंप्लेंट है उसको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जिसने होर्डिंग किया है वो शायद चिल्ला रहा है। रजत जी, मैं पूछना चाहूंगा, ठीक, एक मिनट आलोक जी, एक मिनट में आ रहा हूँ हमारे साथ, क्योंकि दो मेहमान हो रहे हैं। एक बार जोड़ लूं सबको, उसके बाद आगे बढ़ें। पाठक जी से पूछ रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा आलोक जी, सिर्फ एक मिनट। नासिर जी और आदिल जी दो मेहमान हो रहे हैं, एक मेंट ले लें, ओपनिंग कमेंट, उसके बाद आते हैं। नासिर साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं इसको? 2000 की नोट मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा फेस वैल्यू की नोट है आपकी, आप उसको बंद कर रहे हो, आपने छापा, आज आप बंद कर रहे हो। विश्वास जी कह रहे हैं कि आप साहब अमेरिका चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, इस फेस वैल्यू की करेंसीज नहीं है कहीं भी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे थोड़ा। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो आपने सवाल पूछा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इंडियन करेंसी या इंडियन इकोनॉमी को किसी और इकोनॉमी से कंपेयर, करेंसी में नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि जो यूएस और यूरोप, यूएस खास करके इसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत नीचे है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल नाजायज है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते बड़े नोट्स यूएस डॉलर में और इंडियन रुपीस के डिनोमिनेशन। दूसरी चीज जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए हमारा ये मानना, और मैं पॉलिटिक्स अलग करके मैं बात करना चाहूंगा कि आपने मुझे समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट की तरफ से आज मैं डिबेट में, मगर मैं 2 चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमारा कैश टू जीडीपी रेशियो जिसे हम लोग ट्रैक करते हैं, जब नोटबंदी आई थी 2016 के दौरान,
तो उस टाइम कुछ 12-1% था। मतलब अगर आप पूरे जीडीपी इकोनॉमी की देखेंगे उससे कितना सर्कुलेशन कैश में था, कुछ 12-1% था। राकेश भाई आज क्या स्थिति है मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसको मैं आप कंपेयर करूंगा दूसरे देशों से। जापान ले लीजिए उदाहरण, और नाइजीरिया, अब दोनों में मैं आपको अंतर बताऊंगा, और इंडिया का। जापान जो सबसे लीस्ट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कम है पूरे देश दुनिया भर में, उसकी कैश टू जीडीपी रेशियो 19% है। और नाइजीरिया जो सबसे करप्ट कंट्री मानी जाती है देश भर में, दुनिया भर में, वो 2% पे है। तो हमारा सवाल ये है कि भाई एक तरफ आपने ये बोल दिया कि आप नोटबंदी लाए क्योंकि आपको कैश सर्कुलेशन कम करना था जी, और आपने 2000 के नोट प्रिंट कर दिए उस टाइम क्योंकि आपको एक नया करेंसी नोट करना था। तो आज वही रीजन से आपको वो बंद करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या लॉजिक है? तीसरा सवाल जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपके माध्यम से इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमारे देश में अभी सब लोग कह रहे हैं कि भाई आवाम को और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर मैं इस पॉइंट पे मैं नहीं मानना चाहूंगा क्योंकि बहुत फर्क पड़ेगा, और मैं कैसे बताऊंगा वो मैं आपको रीजन बता देता हूं। हमारी इकोनॉमी जो है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है, अकाउंट इंडिया की करती है 45% ऑफ जीडीपी, और ये 45% जो है बहुत हैवी कैश ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट रहती है। और कैश ट्रांजैक्शन का ये मतलब नहीं है कि काला धन है। आपके कई बिजनेसेस हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, पूरे भारत में, जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस लेजिट माना जाता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अब आपने फिर उन सारे सेक्टर्स को आपने हिला के रख दिया, सब घबरा रहे हैं। मैं आपको एक आज छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा राकेश भाई, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। आज मैंने एक उदाहरण के तौर से अपने ऑफिस से किसी को भेजा एचडीएफसी बैंक में, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये 2000 रुपए का एक नोट है, आप इसको चेंज कर दीजिए। आरबीआई का सर्कुलर कहता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब आप ये बताइए, नसीब जनता परेशान नहीं है क्या? ठीक है, जो सेक्टर की बात करी मैं पूछूंगा पाठक जी से भी और रविंदर जी से भी। एक बार हमारे साथ आदिल खान साहब, एक आ रहा हूं नसीब आदिल साहब पास। आदिल साहब, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो आमने सामने खड़ी है, सिर्फ मुद्दों की दरकार रहती है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या 2000 का नोट जो धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा, सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं, क्या ये सही फैसला है? सहमत है आप? देखिए रजत भाई, जब 2000 का नोट लाया गया था तब पूरे देश को यह बताया गया था कि इस 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, और आज जब 2000 का नोट बंद किया जा रहा है तब पूरे देश को यह बताया जा रहा है कि 2000 के नोट को बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए, ये प्रधानमंत्री हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उस वजह से आज देश ये तमाम संकट और बाधाएं झेल रहा है। जब नोटबंदी आई थी तो इस देश के अंदर सैकड़ों लोग लाइन में खड़े खड़े, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, करोड़ों लोगों का धंधा चौपट हुआ, और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके सारे कैबिनेट के लोग और प्रधानमंत्री जी खुद इस देश को ये बताते रहे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होगा, और आज यही सारे लोग चैनलों पर बैठकर इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा नोटबंदी 2000 के नोट को बंद करने से। और यही सारे प्रवक्ता तब भी जब नोटबंदी हुई थी तब कह रहे थे वाह मोदी जी वाह, और आज जब 2000 का नोट बंद हो रहा है तो यही सारे लोग चैनलों पर बैठकर कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। और रजत भाई, ये सेम उसी तरह है जैसे कृषि बिल लाया गया था और किसान जब सड़कों पर बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, पूरी कैबिनेट, सारे प्रवक्ता चैनलों पर बैठकर ये कहते थे, देश को गुमराह करते थे कि बहुत शानदार बिल आया है, ठीक है, वाह मोदी। मैं विश्वास जी से इस पर कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, और आज भी जब बातचीत हो रही थी तो कहा साहब एक दूसरे से पूछा तो कहा किसी के पास 2000 की नोट है तो इक्का दुक्का लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं साहब हमारे पास तो 5 नोट पड़ी है, 2 नोट पड़ी है, 1 नोट पड़ी है। तो सवाल ये उठा कि साहब ये 2000 वाली नोट है कहां?
मेरे पास नहीं है, आप 5 लोग बैठे हैं, आपके पास नहीं है, नासिर साहब कह रहे हैं उनके पास एक नोट। तो लोगों ने कहा कि साहब जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश की, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर राज्य की हो, उनके पास जो फंड्स हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो 2000 रुपए वाली नोट का है, इसीलिए इतना बवाल मचा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बवाल मचा हुआ है, और हम तो लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं। आप केवल ये बताइए कि आपने जो फैसला लिया था टेम्परेरी रिलीफ है और हम 2 साल के बाद ये नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर देंगे या कम कर देंगे, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। ठीक है। मुझे लगता है बीजेपी अपने सहूलियत के हिसाब से नियम बनाती है, क्योंकि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। और हम नहीं कह रहे, सुब्रमण्यम स्वामी साहब स्वयं कहते हैं। अब बताए, सरकार बताए तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या रखा हुआ है। सरकार को तो सब कुछ पता होता है, क्या सरकार को नहीं पता है? मोदी जी ने तो तब कहा था कि जितना कैश सर्कुलेशन में है वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है कि उस देश में भ्रष्टाचार। अब हम पूछना चाहते हैं, तो कैश सर्कुलेशन भी डबल हो गया मोदी जी, तो क्या भ्रष्टाचार भी डबल हो गया? ये पूरी तरह से इलॉजिकल तमाम चीजें हैं। आज आप बार बार कह रहे हैं कि साहब हम 2000 का नोट बदल रहे हैं तो इससे ये काला धन निकलेगा और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग चले जाएंगे। भाई ये चीज तो हमने 150 दिन तक, लगभग 5 महीने तक डिबेट की। हम तो आज भी पूछ रहे हैं कितना काला धन निकला, कितना पीला निकला, कौन कौन लोग जेल में गए, जिन लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस गए थे उनका क्या हुआ, और वो जो भाजपा के लोग बंडलों के साथ पकड़े गए थे वो कितने दिन जेल में रहे। कि देश की जनता को केवल साइकोलॉजिकल वार गेम में घुमाकर अपने गलत निर्णय को सही ठहराना, ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा है। ठीक है। आप 2000 का नोट लाए तब तो किसी ने नहीं कहा। आज कह रहे हैं साहब वो तो $100 होता। अरे भाई $100 होता, लेकिन उसकी कीमत तो हमारे 8500 रुपए के बराबर है। तो क्या 8500 रुपए में 2000 का नोट भी नहीं होगा? ये सब इलॉजिकल चीजें हैं। पिछली बार कहा गया कि जीडीपी रेट बढ़ेगा, चिदम्बरम साहब ने कहा 1.5% घटेगा और वो घटा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अभी एसपी के प्रवक्ता महोदय थे सलीम साहब, उन्होंने जो कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरी तरह से कैश पर निर्भर करता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कमर तोड़। पाठक साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो हिम्मत ही नहीं थी। भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर, ऊट पटांग कदम उठाने की अनपढ़ लोगों वाली। ठीक है। हमारे अंदर हिम्मत नहीं। विश्वास जी, 2-3 चीजें एक साथ हैं। नासिर साहब ने कहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मुरादाबाद है, कानपुर है, यूपी का उदाहरण उन्होंने दिया। जो वहां काम चल रहा है वो आज भी कैश पे चल रहा है, पक्के बिल पर चेक कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, वो आपका काम है। कहा साहब उसकी कमर तोड़ने से क्या फायदा मिलेगा? आदिल साहब का कहना है कि भाई बिना सोचा समझा फैसला सरकार ले रही है। आलोक जी कह रहे हैं कि साहब इससे क्या फायदा होगा, लोग परेशान हैं, जो बिजनेस सेक्टर्स हैं, जो कैश पे काम करते हैं, वो कहां जाएंगे? और सोच समझ कर फैसला लीजिए। ऐसा ना हो कि विदेश में जो भारतीय एक तरफ आप कहिए पैमाना बढ़ रहा है, उत्सुकता बढ़ रही है भारत के प्रति, लेकिन अगर बार बार करेंसी आउटफिट आप रोकेंगे, बंद करेंगे, लीगल टेंडर आने वाले समय में बंद हो जाएगा सितंबर के बाद, तो क्या लोगों का विश्वास भी डगमगाएगा इंडियन करेंसी को लेकर? देखिए 2016 को जो निर्णय लिया वो निर्णय गलत था या बराबर था, उसका डिबेट काफी बार हो गया। वो रट इन लोग बार बार लगा रहे हैं, लेकिन उसी के तहत 2000 के नोट बंद करना ये तय हो गया था, इसलिए 2018 में इसका प्रिंटिंग बंद हो गया। आज मैंने स्वयं 3 साल से 2000 की नोट कभी देखी नहीं, ना मुझे एटीएम से मिली है, ये हकीकत है। इसलिए जो नोट बंद कर रही है वो सोचे समझी रणनीति थी, उसी की तरह हो रहा है। अभी जो बार बार रट लगा रहे कि नोटाबंदी से क्या फायदा हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ नोटाबंदी से क्या हो गया। आज भारत में 1,50,000 करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो तो अमेरिका से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। आज मुझे अगर रिक्शा से जाना है, किराना दुकान में जाना है, चाय वाले के पास जाना है, तो स्वागत से और बहुत अच्छी तरह से पैसा ले लेता है। इसलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बढ़ गई है। मैं अभी 2-3 मुद्दों की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसका फायदा क्या हो गया। देखो 2014 में, यानी 1947 से 2014 तक हमारा जीडीपी केवल $2 ट्रिलियन था। वो अगले 9 साल में 3.5 ट्रिलियन कैसा हो गया? हमारी अर्थव्यवस्था 10वें पादान पे थी, वो 5वें पादान पर कैसी आई?
2014 में हमारा बजट का साइज 15 लाख करोड़ का था, वो आज 45 लाख करोड़ पे कैसा क्या आ गया। और ये सब करते हुए आप देखिए मोदी जी ने इनकम टैक्स के दर बिल्कुल नहीं बढ़ाए, रादर कारपोरेट टैक्सेस के दर 5% से बढ़ाए। ये 9 साल में लोगों को राहत दी, स्लैब्स बढ़ाया। इनडायरेक्ट टैक्सेस के दर जो औसत 23% के ऊपर थे और जीएसटी लागू करने के बाद में आज 18% से नीचे आ गए हैं। जीएसटी का कलेक्शन 1,80,000 करोड़ महीने का क्यों हो रहा है? इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। हमारा जीडीपी का औसत 6.8 है, जबकि वर्ल्ड का औसत 3% से ज्यादा है। हमें इकोनॉमिक समझ में नहीं आता है, लेकिन आंकड़े बोल रहे हैं। लोगों को घर में नल से जल मिल रहा है, शौचालय बने हैं, रोड बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज दुनिया में मोदी जी का कैसे स्वागत हो रहा है, ये इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रट ये ऐसे चलते रहेंगी। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमारे साथ में हैं क्योंकि लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। नाजिम भाई आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट, जो ये डिजिटलाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ नोटबंदी के बाद, उस वक्त भी विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था। और मैं कोट कर सकता हूं, आपके बहुत लीडर्स ने कहा कि मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो वहां कहां डिजिटल पेमेंट कर पाऊंगा। ये कोट था जो आज शायद गलत साबित हुआ। आपको लगता है कि कोई भी चीज आए उसका आप विरोध करिए, लेकिन बाद में उसका आउटकम दूसरा होता है, जो बता रहे हैं पाठक साहब कि 2 मिलियन से 3.5 मिलियन ट्रिलियन हुआ है। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस में हम अमेरिका से आगे गए। और ये बात सच है कि अब आप बहुत छोटी से छोटी दुकान में चले जाइए, वो भी पेटीएम गूगल पे एक्सेप्ट कर रहा है। आप देखिए हर जगह वो बोर्ड रखा रहता है पेटीएम वाला। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है सबसे पहला तो ये भ्रम फैलाया जाता है। मुंबई में बूट पॉलिश वाला भी पैसा लेता है। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन अमेरिका से हम आगे बढ़ गए। कहां से आंकड़ा आ गया आपके पास? पाठक जी ने कहा साहब, मैं बिल्कुल, पाठक जी ने दावे के साथ बोला है कि आप रिकॉर्ड देखिए। कह रहा हूं भाई, पाठक जी से ही कह रहा हूं मैं, हमारी इकोनॉमी का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो मन में आता बोल के चले जाते। नल से जल आ गया सबके घर में। मैं पूछना चाहता हूं 6.5 करोड़ लोग टोटल बजट के कंपैरिजन में 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए। नहीं, पर कैपिटा इनकम मैं जो बोल रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ, आंकड़े जो बोल रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ। सुनिए, आपके दावे छोड़ दीजिए, आपके दावे सब जो है ना, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं। अहमदाबाद का जिस समय पर नोटबंदी हुई, तमाम कोऑपरेटिव बैंकों में 3 महीने में हजारों करोड़ रुपया जमा हुआ। वो किसका था? और क्या नोटबंदी का कारण केवल डिजिटलाइजेशन था? अगर केवल वो था डिजिटलाइजेशन करना उसका, तो मैं समझता हूं फिर तो बहुत बड़ा फेलियर है। यूएसए से इकोनॉमी हमारी कंपैरिजन में नहीं है। तीसरी चीज, हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। 5वें नंबर पर ये नेचुरल प्रोसेस है। 2013 की नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, 2018 में हमें 5वें नंबर पर पहुंचना था। आप लोगों की गलत नीतियों के कारण वो 3 साल डिले रहा। और जो नेचुरल प्रोसेस होता है कि इकोनॉमी का साइज डबल होता है लगभग 5.5 साल में, आपके यहां आने के बाद तो 7.5 साल में डबल हुआ है। पिछले सारे 5.5 साल उठा लीजिए आप, और चिदम्बरम जी का भाषण संसद में दिया हुआ इस मुद्दे पर कभी सुनिएगा। बात आप जिस तरह की करते हैं ना, कांग्रेस के 67 इयर्स में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई। कांग्रेस के जमाने में 67 इयर्स में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई। सब कुछ मोदी जी ने 9 साल में 3 ट्रिलियन कर दिया, 3.5 ट्रिलियन कर दिया। अरे भाई, सब कुछ मोदी जी ने किया। नहीं, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। 67 इयर्स में 2 ट्रिलियन और 9 साल में 3.5 ट्रिलियन हो रहा है ना। आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, आप क्या बात कर रहे हो? पर कैपिटा इनकम कितनी थी बताइए जरा। नहीं, मुझे बताओ, आजादी के बाद 67 इयर्स में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई। इनकम कितनी थी? 9 साल में 3.5 ट्रिलियन कैसा होता है? अरे छोड़ो ना यार, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि आप मोदी जी ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया। कितनी थी जरा उत्तर दीजिए। खाने को दाने नहीं। सवाल आता है उसके मेरे को मत पूछो। मैं फिर कहूंगा 67 इयर्स में अपने 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सुनिए ना भाई, मैं आपके बीच में चुप हो जाता हूं भाई, आप बोलते रहिए। 9 साल में वो 1.5 ट्रिलियन से इकोनॉमी कैसे बढ़ी? 1.5 साल हो जाता हूं बिल्कुल। आप क्यों नहीं उसका श्रेय मोदी जी को देते हो? आलोक जी, आप बोलते रहिए, मैं चुप हूं। वो सवाल आपसे पूछे इसीलिए मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था। वो कह रहे हैं साहब इतने सालों में इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ी?
मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? आलोक जी, सवाल आपसे। मैं उत्तर दूंगा तो इनसे कहिए बीच में ना बोले। ठीक है विश्वास जी, एक बार सुनिएगा आप। पाठक जी से एक सवाल पूछा, 200 साल तक जो देश गुलाम रहा, खाने के दाने नहीं थे, 32 रुपया पर कैपिटा इनकम थी, और मोदी जी को जिस दिन शासन मिला 1,14,000 पर कैपिटा इनकम थी, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। 1,14,000 से घटा के 91 पे ले आए थे आप। पता आपको इस बात का? 12 करोड़ लोग यूपीए 1 और यूपीए 2 में पॉवर्टी लाइन से ऊपर गए, और मोदी जी के टाइम में 6.5 करोड़ वापस आ गए नीचे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सुसाइड रेट डबल हो गया। आप कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, कौन सी इकोनॉमी बढ़ गई? 35 रुपए में डॉलर आपको मिल रहा होगा ना अब तो, और डीजल और पेट्रोल तो 20 रुपए लीटर मिल रहा होगा। इकोनॉमी 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 का ई नहीं पता मोदी जी को। आप मुद्दों पर बात करें। 32 रुपया पर कैपिटा पर किसान की इनकम थी 2014 में। आपको पता इस बजट में कितना है? इकोनॉमिक सर्वे में 27 रुपए है, 5 रुपए घटी है। 60% लोग किसानी करते हैं। ये भाषण देना और केवल भाषण के जरिए इकोनॉमी को बढ़ा देना बहुत आसान होता है। 20 लाख लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिया भाषण से इकोनॉमी और बढ़ती है। मैक्सिमम करेंसी फ्लाई जो है वो मोदी जी के टाइम पे हुई है। ठीक है, केवल अडानी और अंबानी के भंडार भरने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आ रहा हूं विश्वास जी, आपसे उत्तर लूंगा। एक बार नासिर भाई के पास चलते हैं। कांग्रेस को कोसते रहने से देश नहीं चलेगा। नासिर भाई, एक चीज मुझे क्योंकि याद है, और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद चुनाव भी हुआ था, और लोग कह रहे थे उस समय तो लाइन ही लाइन लगी हुई थी एटीएम और बैंकों के बाहर। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नतीजे थे वो बूस्टर थे बीजेपी के लिए उस वक्त, जिसने एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया कि नहीं साहब, जो आदमी गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, 1% आदमी हटा दीजिए, 99% आदमी डिमोनेटाइजेशन से खुश है। अगर आपको याद हो वो वक्त तो। बिल्कुल 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 नहीं रजत भाई, बिल्कुल आपने सही बोला। ये देखिए, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था उस टाइम, वो ये था कि भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आम आदमी खुश हो गया है, हमने सारा का सारा पैसा आम आदमी पे को बेनिफिट मिलेगा इस सब का पैसे का। तो ये सारी बातें गई और कई चीजें गई, टेररिज्म की बात की गई, ट्रांजैक्शंस की बात की गई। तो देखिए, 2-3 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। फिर एक ग्रुप ये है जो बिलीव करता है कि भाई ये 2000 रुपए के नोट जो हैं इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब बंद कर रहे हैं अब, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं। तो एक ग्रुप ये भी कह रहा है और मानना ये है कि भाई बेवकूफ़ी की हद इतनी हो गई है कि इनको मानना है तो पार्टी है जो ऑपोजिशन पार्टी की सही। मगर मैं आपसे थोड़ा इंपॉर्टेंट नंबर कहना चाहूँगा। 2018 में और 19 के बीच 17 करोड़ 74 लाख रुपए का आपका सर्कुलेशन था करेंसी का, नोट्स का। आज वही 32 लाख करोड़ पे घूम रहा है। तो कैश सर्कुलेशन तो बढ़ ही गया, कम तो नहीं हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, भाई बिल्कुल सही बात है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक पार्टी का हाथ नहीं है। इस पूरे प्रयास में वो कांग्रेस का सपोर्ट रहा, बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया, रीजनल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने भी उसको बढ़ावा दिया। रिलायंस जियो अगर लाया गया 2014-15 में, तो उस टाइम अखिलेश जी की सरकार थी जो जिसने वाईफाई, हजरतगंज में हमने पूरा वाईफाई एनेबल फैसिलिटी दी सारे मेंबर्स ऑफ पब्लिक को। तो सारी पार्टियों ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस की में बढ़ोतरी दी। मगर जो सबसे अहम बात यह है कि कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं 16 और 17 में 17 लाख करोड़ थे, आज वो 32 लाख करोड़ हो गए। तो जो ये लॉजिक दिया गया था 2016-17 में रजत भाई कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वो तो हुआ नहीं। 150 लोग से अधिक मर गए, लंबी लाइन लगी, जनता परेशान हुई। आज जो मैं आपको बता रहा था, उत्तर प्रदेश में मैं खास करके आपको बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मैं बार बार उन्हीं की बात करूंगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए। आप देखिए अलीगढ़ में जो तालों का बिजनेस है उनका क्या हाल हुआ, आगरा में देखिए आप, कई फिरोजाबाद, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आप जाके देखें जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, जो कैश ट्रांजैक्शंस करती है, लेन देन कैश में है और उस पर टैक्स भी दिया जाता है।
अगर आज फिर आपने उनसे पैसे लिए। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात जो जनता की पक्ष में हम लोग रखना चाहेंगे वो ये है कि आज भी बैंक्स में क्लैरिटी नहीं दी गई है, और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि बैंक को बताना चाहिए। एक तरफ आरबीआई कह रहा है कि हम बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कुछ नहीं लेंगे, आप आइए और आप पैसे दीजिए 2000 रुपए, चाहे 5-10 नोट हो आपके, आप वो वापस करिए और हम आपको उसके बदले 500 या 100 रुपए दे देंगे। तो क्या जरूरत है कि आपकी अलग अलग कम्युनिकेशन जा रहा है। आज देखिए मैंने ये आपके सामने रखा है, एक केवाईसी शीट मांग रहे हैं, उस पे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या ये सब चीजें मांगी जा रही हैं। रविंद्र गुप्ता जी, रविंद्र जी थोड़ी सी सरल भाषा में, जो लोग इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके पास 2000 की नोट हो, चाहे 1 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, घर में हो, प्रोसीजर क्या है? क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन है, केवाईसी देना है नहीं देना है, कितनी बार जाना है, कितने नोट बदल सकते हैं, क्या कोई पूछेगा ये नोट कहाँ से लेकर आए हो? देखिए, जैसे सरकार ने, आरबीआई ने घोषणा की है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई केवाईसी देने की जरूरत नहीं है, और उसके अंदर केवल आप एक स्लिप भर के, जैसे बैंक के अंदर पैसा जमा होता है, वो देना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को, क्योंकि सरकार ने और आरबीआई ने अपनी इंटेंट क्लियर कर दी है कि केवल हम चाहते हैं कि सारे का सारा पैसा वापस आ जाए, उसके पीछे कोई मंशा नहीं है। अगर सरकार की ये मंशा है तो फिर जो 20,000 की जो लिमिट है, उस 20,000 की लिमिट को बढ़ाया जाए। उसका कारण ये है कि उसके अंदर ये भी कह दिया गया है कि एक बारी में कोई भी आदमी कितनी बार जमा कर सकता है, कितने दिन जमा कर सकता है। तो बार बार अगर मान लीजिएगा 100 नोट का अगर 2 लाख का एक पैकेट बनता है, अगर उस आदमी के पास है तो 10 बारी पर्ची भरेगा, बैंक के कर्मचारी अधिकारी का टाइम खराब करेगा। और सरकार की मंशा नहीं है कि मैंने हमको किसी को पकड़ना है, क्योंकि ये जो नोट है सरकार ने जारी किया था और सरकार उसको वापस ले रही है। अगर सरकार उसको वापस ले रही है तो जो नागरिक हैं उनको एक ईज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो सरकार की निर्णयों के ऊपर, उनकी व्यवस्था के ऊपर चलते हैं। तो 20 बारी लाइन में लगे, 10 बारी लाइन में लगे। इनकम टैक्स वाले भी आज के समय में जब 2.5 लाख रुपए अगर आपने साल के अंदर कैश जमा कर दिया, जब वो नहीं पूछते हैं, तो इसलिए आप 2 लाख 2.5 लाख की लिमिट एक बारी में क्यों नहीं जमा कराते? उससे बैंक का कोई काम टाइम बचेगा, आपकी स्टेशनरी बचेगी, आदमी भी परेशान होने से बचेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि आज हमारे को जो देखना है कि आज के बाद में जो समय शुरू हुआ है 4 महीने का, उसके अंदर हम कितना नागरिकों को एक सपोर्ट दे सकते हैं, उनको एक आराम पहुंचा सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि 20,000 की जो लिमिट है बहुत कम है और कम्युनिकेशन गैप ना हो। आदिल भाई, आदिल भाई, क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है? 2000 रुपए के नोट कहां है लोगों के पास आज, बताइए आप। आदिल भाई, देखिए रजत भाई, हम बिल्कुल विरोध के लिए विरोध नहीं, देखिए रजत भाई, हम बिल्कुल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो लोग नोटबंदी के समय सड़कों पर लाइन में लगकर जिनकी मृत्यु हो गई, क्या प्रधानमंत्री जी और पूरी कैबिनेट उनके घर वालों से माफी मांगेगी? हम ये जानना चाहते हैं कि जिन करोड़ों लोगों का धंधा नोटबंदी के दौरान बंद हुआ, क्या प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनसे माफी मांगेगी? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो लोग जो भुखमरी के शिकार हुए नोटबंदी के दौरान, उनके घर वालों से या उनके परिवार से मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर डिजिटल होने से लोगों को रोटी मिल जाए तो उससे ज्यादा हम भी बहुत खुश हैं, पर सच्चाई ये है कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो अभी बढ़ी है, और यह सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी की वजह से बढ़ी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, लगातार कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि जो फैसला ले वो देश के हित में हो, बल्कि अपने किसी साथी के कहने पर या उसके बहकावे पर ना ले। हम बार बार यही कहते हैं। ठीक है, जो रही आंकड़ों की बात, ठीक है आदिल भाई, एक बार विश्वास पाठक पिछले आ रहा हूं सर, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि आपने पॉइंट बोला है, मैं विश्वास जी मुझे लगता है इसका बेहतर रिप्लाई देता है। इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं सर, मैंने कई जगह पढ़ा, उस समय के जो पीएमओ में ऑफिसर थे निपेन जी, उनका बयान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आश्वस्त नहीं थे, बहुत संतुष्ट नहीं थे इस बात से कि आप 500,000 की करेंसी बंद कर रहे हैं और 2000 की करेंसी ला रहे हैं, वो नहीं चाहते थे। देखिए, मुझे एग्जैक्टली क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप 90% की करेंसी निकाल रहे हो तो आपको टेम्पररी रिलीफ देना ये तो जरूरी था। अब विषय वो नहीं है,
मुझे बताओ, नोटबंदी के कारण जिसका मृत्यु हो गया वो हो गया, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संवेदनशीलता प्रकट की है। विषय ऐसा है कि उसके बाद में आज दुनिया की औसत जीडीपी ग्रोथ 3% है, वहां पर हम 6.8% कर रहे हैं। कितना शर्मनाक बयान है। इसलिए देखिए ग्रोथ हमारी हो रही है। शर्मनाक बयान है भारतीय जनता पार्टी का। अभी भी किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि इन्होंने चिंता प्रकट की है। चिंता प्रकट करने से किसी का बच्चा, किसी का बाप, आप लोगों ने कितने बार माफी मांगी? आप देश से माफी मांगिए। आप देश से माफी मांगिए। आप कितने बेशर्मी से सिख लोगों को आपने काटा, कभी माफी मांगा आपने? आपको शर्म नहीं आती? कांग्रेस वालों ने जो अपनी गलती की भी माफी मांगे, क्या बात कर रहे हो? चिंता प्रकट करने से सिख लोगों को आपने मिसाकर किया। आप उनके सिख लोगों को आपने 1984 में मिसाकर किया। पूरा 1947 में देश का बंटवारा किया, देश का बंटवारा किया। कितने हिंदू मारे गए? आदिल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आदिल जी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अगर ये सवाल है तो आलोक जी को बोलना पड़ेगा आपको। पाठक जी, देखिए मुझे लगता है कि आम आदमी को मुझे लगता है कि आज विषय को ना बताया जाए। पढ़े लिखे कह रहे हैं कि चिंता प्रकट की है। आज का विषय, शर्म नहीं आती इनको, शर्म नहीं आती। लोग, सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होकर मर गए। आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं। मैंने वो बयान पढ़ा नृपेंद्र मिश्रा जी का, उसमें उन्होंने कहा हुआ था, मैंने पढ़ा उसको विस्तृत रूप से। उसमें वो मेंशन करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि 2000 रुपए की नोट आए, और उस वक्त कहा गया कि आप 500,000 बंद करके 2000 ला रहे हो। ये कैसे लोगों को समझाओगे कि ब्लैक मनी रुकेगा? आलोक जी, देखिए अभी तक तो देश को यही नहीं पता चला है कि नोटबंदी का फैसला किसने किया था। आरबीआई ने किया था, देश के प्रधानमंत्री ने किया, या कुछ चंद जो बिजनेसमैन थे मोदी साहब के क्लोज, उन्होंने किया था। और ये 2000 का नोट का बंद का फैसला आरबीआई ने किया है या मोदी जी ने किया, देश को किसी को नहीं पता है। उस समय मोदी जी आए, 8 बजे प्रकट हुए, तो अब हम नृपेंद्र मिश्रा साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे जवाब दे सकते हैं? तो बीजेपी बता सकती है, लेकिन बीजेपी वाले उस पर कुछ बोल नहीं सकते। बीजेपी बताए कि भाई 2000 का नोट अगर मोदी जी सहमत नहीं थे तो कौन लोग थे, किसकी ताकत थी कि जो लेकर आए? क्या कोई बड़े व्यापारी थे? क्या कोई ड्रग्स के धंधा करने वाले लोग थे? कौन लोग थे कि 2000 का नोट लेकर आए? ये तो बीजेपी बता सकती है। पाठक जी, आपसे ही सवाल है। नहीं, ये विषय की भी चर्चा का विषय नहीं है। अगर 90% सर्कुलेशन आप विड्रॉ करते हो तो उसको रिप्लेस करना जरूरी था। फिर वो 2000 के नोट रहो या 1500 के नोट रहो, वो डिबेटेबल विषय होता है। लेकिन ये 2000 की नोट फेज आउट करना तभी तय हो गया था, इसलिए 2018 से इसका प्रिंटिंग भी बंद हो गया है। लोगों को एटीएम से 2000 के नोट मिल नहीं रही है। और अभी जो है आरबीआई ने लिया हुआ फैसला है, जिसको क्लीन करेंसी प्रोग्राम कहते हैं, 4 महीने में फेज आउट हो जाएगा। 2000 का नोट नहीं रहेगा। इसके बाद में हमारी हाईएस्ट करेंसी 500 की रहेगी, और आप बैठ हमारे देश के लिए 500 की रहेगी। ये सफिशिएंट है। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से आज देश आपके नोटबंदी का खेल झेल रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, कौन से पार्टी के प्रवक्ता मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं झेल रहा होता। कौन से पार्टी के प्रवक्ता मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है आदिल खान साहब। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, अगर मोदी जी, अगर मुख्यमंत्री जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, तो आज ये देश राज्य में करप्शन चल रहा है, झेल रहा होता। ये मुफ्त में बिजली और पानी देते हैं, किस प्रकार का सरकार चलाते हैं। ये पंजाब में हालत क्या है, किस प्रकार का अनार की आपने मचा के रखी है, किस प्रकार की एजुकेशन आपके लिए, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री जेल में जा रहा है। तो आज ये आपका पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्ट्री जेल में जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बोलने का क्या इसको हक है? आज अगर आपका एजुकेशन मिनिस्टर पार्टी ने इस देश पढ़ा लिखा है ना, वही जेल में गया, का काम किया है। किस प्रकार के एजुकेशन लेकर आए हो? अगर आज है तो आज है, सब भुखमरी के कगार पर देश को खड़ा करके नोटबंदी। ठीक है, एक बार आलोक जी वाइंड अप पे कुछ लोगों ने ये जो थ्योरी दी है, नासिर भाई भी कह रहे थे, कहा साहब आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा में चुनाव है, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया होगा, 2000 रुपए वाली नोट होगी, कहा इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। देखिए मुझे लगता है कि देश पूरी तरह से भ्रमित है। जब 2000 का नोट आया तो सरकार के कुछ लोगों ने और कुछ मीडिया के साथियों ने कहा कि इसमें चिप है। तो अभी जो दूसरी तमाम थ्योरीज आ रही हैं वो भी भ्रमित करने वाली। इसमें बड़ा खेल हुआ है,
कुछ बड़े व्यापारियों ने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फायदा उठाया है। और ये जांच का विषय, आज किसके पास 2000 के नोट हैं जो 13%, 12.5% हैं, सरकार बताए। सरकार बताए बिल्डर्स के पास है। कितने बिल्डर जेल में है आज बताएं 2016 के बाद। लेकिन इनके पास कोई उत्तर नहीं, और उत्तर इसलिए नहीं है कि ये बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। जनता परेशान हो जाए, उसको हर चीज को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व में लपेटकर जनता को दे दो। 2016 में जब नोटबंदी हुई, 2017 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, आपने सवाल पूछा रजत भाई, लेकिन आंकड़े कब आए कि कितना काला धन आया, पीला कितना आया? 1.25 साल के बाद। 1.25 साल तक ये आंकड़ों पर कुंडली मारकर बैठे रहे। सारे चुनाव निकल गए, तब तक मीडिया ने इनका साथ दिया कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। आरबीआई को 1.25 साल क्यों लगा आंकड़े बताने में? जब नोटबंदी खत्म हो गई तो उसके बाद तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आज तो 100% बैंक्स कंप्यूटराइज्ड हैं, लेकिन 1.25 साल के बाद आंकड़ा आया ताकि गुजरात का चुनाव भी निकल जाए, यूपी उत्तराखंड का भी चुनाव निकल जाए। वक्त की थोड़ी कमी, आरूप भाई आपको बीच में रोक रहा हूं। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश ये थी कि समझे कि 2000 की नोट जो आज से वापस बैंक के खातों में जा रही है, आपके पास है तो आप कैसे जमा कर सकते हैं और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।